यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर न्यू टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रेजोनेंस, या जिसे हिंदी में बोला जाता है अनुनाद। इससे जस्ट प्रीवियस मैं आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन सिखा चुका हूं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, तो इसका एक और नाम मैं लिख देता हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो नॉर्मली इन नामों से इसे जाना जाता है, इस इफेक्ट को। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनों से लगने वाले इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का मूव करना, हाँ, ये देखा जाएगा। एक एग्जांपल पहले लेते हैं। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव को देखा था, सिमिलरली हम एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं और फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा रेजोनेंस के बारे में। मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स एथेन के मॉलिक्यूल का, और फिर मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल का। ये दोनों एग्जांपल मैं ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त भी ले चुका था। वापस इसलिए ले रहा हूं कि एक बार इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को आपको बता रहा था। दोनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में मैं बात कर रहा हूं। इस सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूं और इस सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूं, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिमिलर है। यहां पर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी इफेक्ट, एब्सेंट एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यहां पर प्रेजेंट नहीं है एथेन के मॉलिक्यूल। जबकि मिथाइल क्लोराइड के अंदर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन की तरफ क्या बता रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट की उपस्थिति को बता रहा है, प्रेरणिक प्रभाव की उपस्थिति को बता रहा है। यहां पर कोई किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट उपस्थित है। चलिए, तो पहले मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट को दोबारा क्लियर किया। नाउ अब मैं बढ़ूंगा आगे दूसरे इफेक्ट की तरफ। वो इफेक्ट है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट या अनुनाद। इट इज बेसिकली, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण ही रेजोनेंस कहलाता है। वापस बोलता हूं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रेजोनेंस। अब यहां कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक और उदाहरण, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं। इथीन का मॉलिक्यूल, इथीन के मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। दो इथीन के मॉलिक्यूल को मैंने जोड़ दिया तो बन गया 1,3 ब्यूटाडाइईन। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक तो मैंने लिया इथीन का मॉलिक्यूल, एक मैंने लिया 1,3 ब्यूटाडाइईन का मॉलिक्यूल। 1,3 ब्यूटाडाइईन के मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, दो इथीन के मॉलिक्यूल को जोड़ के। स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा कि 1,3 ब्यूटाडाइईन में रेजोनेंस प्रेजेंट है, और मैं कहूंगा इथीन के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नॉट प्रेजेंट, या मैं कह दूं एब्सेंट है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन, वो आपको देखना है। और वो डेफिनेटली 1,3 ब्यूटाडाइईन के जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड, दे आर प्रेजेंट इन रेजोनेंस, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल में अनुनाद है। अब वो क्या होता है वो मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा, पर पहले यहां से शुरुआत करने का मकसद क्या था? सिग्मा बॉन्ड जहां उपस्थित है वहां आप कभी भी, केवल सिग्मा बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में, वहां आप कभी भी रेजोनेंस नहीं देखोगे, क्योंकि रेजोनेंस देखा ही उन मॉलिक्यूल में जाता है जिनमें कम से कम 2 पाई या 1 पाई होगा, तो वहां पर उसके साथ में डीलोकलाइज्ड बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो मैं आपको अभी सिचुएशन बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से एक बात तो
इथीन के मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है, लेकिन ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड नहीं है, विस्थानीकृत नहीं है, इसीलिए रेजोनेंस इथीन में नहीं। जबकि 1,3-ब्यूटाडाइईन के मॉलिक्यूल में जो दोनों पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है, विस्थानीकृत है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में अनुनाद या रेजोनेंस की परिघटना देखी जाएगी, फिनोमेना देखा जाएगा। अब इनिशियली इंट्रोडक्शन में 4 मॉलिक्यूल लिए। पहले आपको देखो प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर, कब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, विद्युत ऋणता का अंतर होगा तब। जबकि रेजोनेंस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कम से कम एक पाई बॉन्ड होगा, लेकिन इथीन में वो डीलोकलाइज्ड नहीं है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन में वो डीलोकलाइज्ड है, विस्थानीकृत है। सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड क्या होते हैं। तो रेजोनेंस या अनुनाद, इस परिघटना में आपको सबसे पहले मैं सिखाता हूं लोकलाइज्ड बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड के बारे में। लोकलाइज्ड को बोला जाता है हिंदी में स्थानीकृत बंध। लोकलाइज्ड मतलब ऐसा बॉन्ड या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो केवल 2 एटम या 2 न्यूक्लियाई के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओनली 2 से ज्यादा नहीं कर रहे। वापस रिपीट करता हूं, ऐसे बॉन्ड या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी बॉन्ड चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, 2 ही तरह के बॉन्ड हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, सिग्मा और पाई। ये दोनों ही बॉन्ड जो है वो कब 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बने, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई। तो मैं कह रहा हूं स्थानीकृत या लोकलाइज्ड बॉन्ड एक ही स्थान पे रहता है, मतलब 2 ही एटम के बीच में शेयर्ड होता है, एग्जिस्ट करता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड 2 ही एटम के बीच रहता है, वो 2 से ज्यादा मूव नहीं करता। ऐसा बॉन्ड लोकलाइज्ड कहलाता है। इसके विपरीत विस्थानीकृत या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड जो होंगे वो 2 से ज्यादा एटम या 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। कोई भी बॉन्ड 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई के बीच में कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसका सबसे पहला और बेहतर एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये दोनों पाई बॉन्ड 4 कार्बन पर डीलोकलाइज्ड है। 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए कहा जाता है 2 पाई बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रॉनों की टर्म में कहा जाता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, इसमें विस्थानीकृत है। जबकि इथीन के मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन या ये पाई बॉन्ड केवल 2 ही कार्बन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से ज्यादा नहीं। तो इसका पता मैं आपको बता देता हूं अभी कैसे करना है, पर पहले मैं लोकलाइज्ड के एग्जांपल लेता हूं। जहां सिग्मा बॉन्ड है वो तो लोकलाइज्ड ही होगा, जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड मिलेगा वो पाई में मिलेगा। तो बेस्ट है, देखो सबसे पहले तो मैंने लिया इथीन से, मैं शुरू करूंगा इथीन का मॉलिक्यूल, और इथीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन कार्बन सिग्मा है और जो पाई है, ये दोनों ही बॉन्ड लोकलाइज्ड है। कैसे देखोगे, इथीन के दोनों कार्बन बच्चों sp2 हाइब्रिड हैं, और यदि ये sp2 हाइब्रिड है तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और इन दोनों की कोलैटरल ओवरलैपिंग से, समपार्श्वीय अतिव्यापन से ये पाई बंध बन रहा है। सही बात है। और ये पाई बॉन्ड केवल इन दोनों ही कार्बन पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, 2 से ज्यादा नहीं, इन दोनों के बीच में। देख लो लोकलाइज्ड का एग्जांपल। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल लूं 1,4-पेंटाडाइईन का, तो और बेहतर आपको लोकलाइज्ड बॉन्ड की केमिस्ट्री समझ आएगी। बच्चों देखना, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाले पाई बॉन्ड, दोनों ही पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं। बोथ पाई बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, स्थानीकृत हैं।
हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बीच में sp3 कार्बन आ गया और इसकी वजह से ये वाला पाई और ये वाला पाई जो आपस में डीलोकलाइज हो सकता था, ये बीच में sp3 आने की वजह से वो उधर रह गया, ये इधर रह गया। इस बीच वाले CH2 को हटा दें और इसको जोड़ दें, यानी 1,3 ब्यूटाडाइन। ये पहला केस बनता है जहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो रेजोनेंस का, फिर सारी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। तो मैं बात करता हूं आपके सामने डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की। डीलोकलाइज्ड का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? विस्थानीकृत। क्या मीनिंग होता है हिंदी में? विस्थानीकृत, यानी जो एक स्थान पे ना रहे, दो से ज्यादा एटम या न्यूक्लियाई के बीच एग्जिस्ट करे। ऐसा कब होगा? बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स 1,3 ब्यूटाडाइन, चारों कार्बन sp2। मैं कह रहा हूं चारों कार्बन sp2। कैसे पता किया? हमने जीओसी के पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया था कार्बन्स का। चारों कार्बन डबल बॉन्डेड है, sp2 है। यदि चारों कार्बन sp2 हैं तो चारों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल वाजिब बात है। अब आप देखो ना, इधर देखो एक बार, ये वाला ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, इस वाली ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बन रहा है, और स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये वाली ओवरलैपिंग भी आराम से हो जाएगी, क्योंकि दो निकटवर्ती परमाणु, दो निकटवर्ती एटम्स, दो एडजेसेंट एटम के बीच में ओवरलैपिंग होती है, तो यहां भी होगी। अब आप देखो इस ओवरलैपिंग को आप क्या कहोगे? चारों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, चारों p ऑर्बिटल आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड चार पाई कार्बन एटम्स पर शेयर्ड हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, विच मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स। और इलेक्ट्रॉनों की टर्म में क्या बोलेंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized in the 1,3 ब्यूटाडाइन। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड यहां प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां अनुनाद है। एक्चुअली अनुनाद क्या है? रेजोनेंस क्या है? हाँ, इट इज द वे टू डिस्क्राइब द delocalized इलेक्ट्रॉन, delocalized bond in the certain molecule or ion। हिंदी में क्या बोलूंगा डेफिनेशन में? कि ये एक तरीका है, रेजोनेंस एक तरीका है जिससे किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका एक तरीका है दिखाने का। क्यों? क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो सारी प्रॉपर्टी शो करे, इसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है, मोर देन 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनका एक एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनके बीच की स्ट्रक्चर बनती है, हाइब्रिड, वो इनका एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, वो अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। और इस पूरी परिघटना को, इस पूरे फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। पर स्टूडेंट्स, मैं तो कहता हूं इतनी लंबी डेफिनेशन को भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको एक ही बात सिखाई कि आपको चेक करना है किसी भी मॉलिक्यूल में कि डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है या नहीं। जिस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड ही होगा, सिग्मा नहीं होगा। जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड प्रेजेंट है, मान के चलना वहां रेजोनेंस है ही। और रेजोनेंस क्या है? ये एक तरीका है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट करने का। सो आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई। अच्छा देखो, 1,3 ब्यूटाडाइन पहला केस लिया, 1,3 ब्यूटाडाइन पहला केस लिया। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए एक फैक्ट आपको बताते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं ना 1,3 ब्यूटाडाइन को। अब हमें कैसे चेक करना है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है कि नहीं? तो आपको चेक क्या करना है? अल्टरनेशन। क्या चेक करना है आप लोगों को स्टूडेंट्स? अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम किसका चेक करोगे आप? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का।
पाई बॉन्ड का चेक करोगे, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में पहले डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये एकांतर क्रम है, अल्टरनेशन जहां चल रहा है, ये मान के चलना वहां डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और इस एकांतर क्रम वाले सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो आपने एक और टर्म क्या सीख ली, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन वाली चीज आपने सीख ली। इसका मीनिंग क्या निकला कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड कहां मिलेंगे, जहां सिस्टम में कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन संयुग्मन का मतलब क्या है, अल्टरनेशन, एकांतर क्रम, डबल सिंगल डबल। बस आपने ये चेक कर लिया, इसका मतलब यहां डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब रेजोनेंस है। अच्छा पीछे चेक करें एक बार जरा, इस मॉलिक्यूल में 1,4 पेंटाडाइन का मॉलिक्यूल था, उस केस को चेक करना, डबल सिंगल फिर सिंगल आ गया, एकांतर क्रम नहीं रहा ना, डबल सिंगल के बाद डबल आता तो एकांतर अल्टरनेशन चलता। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, यहां डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड नहीं है, यहां रेजोनेंस भी नहीं है। तो समझ में आ रही है केमिस्ट्री, रेजोनेंस को कैसे सीखना है आप लोगों को। रेजोनेंस को आप लोगों को स्टार्ट करना होता है लोकलाइज्ड से डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की तरफ चल के, और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड आपको समझ में आ गया तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, यहीं पे रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। एक केस मैंने आपके सामने 1,3-ब्यूटाडाइन का लिया, एक और केस में लेता हूं आपके सामने बेंजीन का। बहुत ही बढ़िया केस है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इस तरह से बनाते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हम बना रहे हैं ये वाला, एक अकेली ये स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टी को, सारे गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फिर इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब मैं बोल रहा हूं आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं, यानी कि बेंजीन के मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक ये भी है, एक ये भी। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली हुई है, और इनकी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो इनके बीच की स्ट्रक्चर होगी, एंड दैट इज द हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। ये क्या है बेंजीन का, ये है बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर बेंजीन की है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बेंजीन के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड्स है वो तीनों के तीनों अल्टरनेट सीक्वेंस में है, डबल सिंगल डबल सिंगल। मतलब बेंजीन में पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसका मतलब बेंजीन में ये तीनों पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं। कैसे दिखाते हैं, सारे कार्बन बेंजीन के स्टूडेंट्स sp2 है, और सभी के प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये देखो ना पूरे एडजेसेंट है, कनेक्टेड है, कहीं बीच में sp3 है ही नहीं, sp2 है। ये कनेक्टेड है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख गया। कितने पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, लेकिन हम क्या गिनते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स का, और इसी को आपने जोड़ते हुए ले गए आप इसे रेजोनेंस की तरफ। तो रेजोनेंस एक तरीका है, क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन ही नहीं होगी। जैसे बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उनके बीच का एक हाइब्रिड उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज्ड होते हुए दिखा रहा है, ऐसे बनाया जाए। तो ये है एक्चुअली रेजोनेंस। इंट्रोडक्शन आपको बेस्ट समझ में आ गया होगा रेजोनेंस का, और अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स और लेते हैं। बेंजीन देखा आपने, बेंजीन में रेजोनेंस है। चलिए आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बताई थी, वहां मैंने कार्बोक्सिलेट एनायन की बात की थी। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्यों है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट एनायन स्टेबल है,
स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करें, इसमें ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकेलाइज्ड है। मैंने कहा डीलोकेलाइज्ड है मतलब विस्थानीकृत है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो अनुनादी संरचनाएं बना दी। और एक्चुअल जो स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिड है वो मैंने ऐसे बना दिया। ये देखिए, लाइक दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज द हाइब्रिड, जो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की स्ट्रक्चर है। अच्छा देखो, कार्बोक्सिलेट एनायन में सबसे पहले चेक करना है आपको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड्स। तो आप देखो ना, ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है? तो आपको आयंस में, अभी तक तो आप एकांतर क्रम देख रहे थे बॉन्ड्स का, जैसे आपने 1,3-ब्यूटाडाइईन और बेंजीन का देखा। अब मैं कह रहा हूं आप आयंस पे चलो। आयंस पे चलोगे तो आप पाई बॉन्ड, डबल, सिंगल चार्ज, डबल, सिंगल चार्ज। आयंस में यदि आपको कॉन्जुगेशन देखना है, संयुग्मन देखना है, डीलोकलाइजेशन देखना है, तो आप ऐसा अल्टरनेशन देखो। तो बच्चों चेक करो, डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल चार्ज, मतलब यहां भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। जहां पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है वो रेजोनेंस है। अब वो पाई बॉन्ड के साथ था पीछे, यहां सारा पाई बॉन्ड थे, यहां पर आयन के साथ है, तो ये भी रेजोनेंस का ही पार्ट है। क्लियर है? कार्बोक्सिलेट एनायन में रेजोनेंस है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं डीलोकलाइज्ड? नेगेटिव चार्ज में आप 2 गिनते हो और इस डबल बॉन्ड के 2, 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ऐसे ही आप बच्चों इनोलेट आयन पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन में। इनोलेट आयन में लेता हूं एल्डिहाइड का इनोलेट आयन। अब आपको दिखेगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ डबल सिंगल चार्ज डीलोकलाइजेशन में है। करा दिया डीलोकलाइज। जैसे ही डीलोकलाइज करवाया, ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इनके बीच का एक हाइब्रिड बनेगा जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगी। अब आप समझिए, इनोलेट आयन की सारी प्रॉपर्टी एक अकेली इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होगी, आपको दोनों स्ट्रक्चर की मदद लेनी पड़ेगी। कई बार ये यहां से अटैक कर जाता है, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन से अटैक हो जाता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी, बेंजीन की देखी। बेंजीन के अंदर सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बीएल मतलब बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई कितनी आती है? 1.39 एंगस्ट्रॉम, मतलब सेम। अब आप सोचो, डबल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ अलग होती है, सिंगल की अलग होती है, लेकिन बेंजीन में तो सबकी सेम आ रही है, क्योंकि ये आपस में मूव कर रहे हैं। एक बार डबल, एक बार सिंगल, दोनों ही बन रहे हैं, तो बीच की बॉन्ड लेंथ निकल के आती है एवरेज। तो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करती है। इस परिघटना को, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। पर एक्चुअली आप इसको माइंड में कैसे याद रखोगे? रेजोनेंस एक तरीका है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में देखने का। अब ये सारी चीजें आपके काम आएगी, इसीलिए इतनी डिटेल में आपको सिखाई है। तो कुल मिलाकर के रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, वो क्या है? वो है एक नॉट। क्या? दैट resonance is a intramolecular process. रेजोनेंस एक इंट्रामोलेक्युलर प्रोसेस है। जो सिस्टम की या मॉलिक्यूल की या आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो कितनी अच्छी बात है ना। Resonance is a intramolecular process which increases the stability of any system, molecule और ion. कैसे बढ़ाता है? जितना रेजोनेंस होगा
स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस अनुनाद होगा उतनी ही सिस्टम से अनुनाद ऊर्जा मतलब रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगी। तो सिस्टम की या मॉलिक्यूल की खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जितना रेजोनेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। अरे भाई, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की कम हो गई, तो उसका मतलब उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। थर्मोडायनेमिक्स यही कहती है। तो आपने रेजोनेंस का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट सीख लिया है। अब आपको मैं पहले ये सिखा देता हूं कि रेजोनेंस देखा कहां कहां पे जाएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस की संभावना कहां कहां देखा जाता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। अब हमको पॉसिबिलिटी देखनी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है विथ कैटायन। विथ कैटायन मतलब, अरे पाई बॉन्ड का यदि डीलोकलाइजेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी अनुनाद कहलाएगी। एग्जाम्पल, एलाइल कैटायन। मैं केवल आपके सामने वो ही चीज जीओसी में रख रहा हूं जो आपके सीयूईटी में 12th लेवल के सिलेबस में, एनसीईआरटी में आपके चैप्टर में दी हुई है और काम आएगी। केवल वही फैक्ट आएगा, आप चेक कर लेना, आपकी मर्जी हो जब। उसके अलावा मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं लूंगा यहां पर। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों को कोई फालतू एक्स्ट्रा मैटर कराने का, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलो, और अगर टारगेट सीयूईटी बना के चल रहे हो तो टू द फैक्ट हमें लेके चलना है सब्जेक्ट को। लेकिन कंपटीशन है, इसीलिए बिना कॉन्सेप्ट के चलने की गलती हम नहीं कर सकते। अगर हम बिना कॉन्सेप्ट के चल रहे हैं कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में जहां 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है और एक आपको टिक करना, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, ऐसी जगह पर एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना, वो कॉन्सेप्ट लेकर के चलना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए केवल सिलेबस टू सिलेबस जो चीजें हैं उनके ही कॉन्सेप्ट और उनके ही फैक्ट्स हम लेके चल रहे हैं। ये देखो ना, पहली पॉसिबिलिटी पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल सिंगल चार्ज। इसका मीनिंग ये होगा कि यहां वाला पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डीलोकलाइज्ड है। बिल्कुल है, डीलोकलाइज्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो डेफिशिएंट कार्बन है, इसलिए इसके साथ आप इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते। 2 इलेक्ट्रॉन्स। पर इस समय हमें इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग नहीं करनी है बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग तो हमारे एरोमेटिसिटी में काम आती है, पर 12th लेवल की केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी है ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिसिटी का पूरा चैप्टर 11th लेवल की केमिस्ट्री में चला गया, ऑर्गेनिक। वरना मैं अभी आपको जो बेंजीन बताया था, ये पहला और पेरेंट मेंबर है एरोमेटिसिटी का। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है, लेकिन ये 12th लेवल पे सिलेबस में ही नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग का स्कोप नहीं है हमारे स्कोप है, हमें रेजोनेंस पता होना चाहिए, हमें स्टेबिलिटी का पता होना चाहिए। एलाइल कैटायन में रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट। समझ गए ना रेजोनेंस का मीनिंग क्या है? डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बच्चों, बेंजाइल कैटायन, ये होता है बेंजाइल, इसे कहते हैं बेंजिल या बेंजाइल कैटायन। इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट। देखो ना,
बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड तो है ही है डिलोकलाइज, इस पाई के साथ डबल सिंगल चार्ज, ये डिलोकलाइजेशन। तो आप समझिए इन दोनों कैटायन को स्टेबिलिटी मिल रही है किससे? रेजोनेंस। ये दोनों कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये दोनों कैटायन हाईली स्टेबल कैटायन है, और इनका यूज हमारे कहां पे होगा? SN1 रिएक्शंस के अंदर, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में ये दोनों हमारे काम आएंगे। तब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये दोनों अपने आप में SN1 के लिए गुड रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये दोनों कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन है। क्या कहेंगे इनके लिए? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यानी अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करने वाले, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन। इज इट क्लियर? चलिए, हाँ आपने कैटायंस पढ़े थे, एल्काइल वाले भी पढ़े थे ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, याद है? इंडक्टिव इफेक्ट में वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज थे, ये रेजोनेंस से। कौन सा इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा, डोमिनेंट होगा? रेजोनेंस। तो एक बात को और नोट डाउन कर लेते हैं, क्या? कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट, ज्यादा प्रभावी होता है। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक आप हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन उसका स्कोप नहीं है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन का स्कोप नहीं है। इट इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन ज्यादा स्टेबल, इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कैटायन कम स्टेबल होंगे, कंपेयर करोगे तो। ये बात समझ में आ गई? पहली पॉसिबिलिटी समझ में आ गई है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। अच्छा, जैसे पॉजिटिव चार्ज के साथ आपने देखा, सेम वैसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ डिलोकलाइजेशन भी हो सकता है पाई बॉन्ड का। एक बात माइंड में बिठा लेना, पाई बॉन्ड होगा पहला, पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन पॉजिटिव का रेजोनेंस, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का मतलब लॉन पेयर से भी ले सकते हो, क्योंकि जहां नेगेटिव चार्ज है वहां लॉन पेयर है, 100% है। एग्जाम्पल में एक तो अभी आपने देखा था कार्बोक्सिलेट एनायन को, बच्चों इसमें ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज था। पॉसिबिलिटी समझ आ रही है? रेजोनेंस है इसमें, बिल्कुल है। दूसरा आपने एग्जाम्पल अभी देखा था इनोलेट आयन का, इनोलेट के अंदर भी नेगेटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइजेशन है। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? गुड। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं विनाइल क्लोराइड का, इंपॉर्टेंट, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के अंदर क्लोरीन पर जो लॉन पेयर्स उपस्थित है, उनमें से एक लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस यहां पर है, डबल, सिंगल और लॉन पेयर। चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन लॉन पेयर तो है, और ये डीलोकलाइज होगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। इसका फायदा क्या है? इसको स्टेबिलिटी मिलेगी सिस्टम को। रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सारे फैक्ट्स आप सीख चुके हो। विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस प्रेजेंट है, इसका लॉन पेयर क्लोरीन का इस पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज्ड है, ये आपने सीख लिया। तो फिर बेस्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पे फिनॉल का, बहुत बढ़िया केस, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो हमारे काम आएगा। फिनॉल की रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो ये फैक्ट हमारे काम आएगा। फिनॉल को चेक करो स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है वो इस लॉन पेयर के साथ डीलोकलाइज है, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल लॉन, चेक हुआ, कॉन्जुगेशन दिखा, रेजोनेंस दिखा, लॉन पेयर जाएगा इस साइड पे, है ना, लॉन पेयर जाएगा इस साइड पे। ऐसे थोड़ी कि पाई बॉन्ड को आप इधर भेज दोगे, नहीं नहीं। कल को आप बोलो कि नहीं सर
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा। अरे नहीं भैया, वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो तो सिग्मा बॉन्ड पे काम करती है, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहां पर पाई बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन की बात हो रही है, जो पी ऑर्बिटल के थ्रू चलता है अनहाइब्रिड, और वो ये नहीं होगा, वो ये होगा। तो बात तो समझ में आ गई। यहाँ रेजोनेंस है फिनॉल में, फिनॉल के अंदर पाई ये लॉन पेयर जो है ऑक्सीजन का वो डिलोकलाइज हो रहा है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहे, हम बनाएंगे बाद में बाकायदा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी, फिलहाल नहीं बना रहे, हम बनाएंगे बाद में, अभी आएगा थोड़ी देर में वो टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लूं क्या मैं, हेलोबेंजीन। क्या लिया मैंने बच्चों, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन। एक्स क्या है यहां पे, हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। चैप्टर है पहले नंबर पे ही, हेलो एरीन, सेकंड केमिस्ट्री के अंदर, एनसीईआरटी 12th में, वहां पूरा काम आएगा। लेकिन आपको ये दिख गया अब तो, क्योंकि जब आपने ये चीज सीख ली ऊपर वाइनल क्लोराइड में ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड के साथ, तो देखो ना ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ है, अब वो बेंजीन रिंग में है तो क्या फर्क पड़ गया। रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, ये कैटायंस के साथ भी देखी जा सकती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी उससे। ये एनायंस के साथ भी देखी जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी उससे एनायन की। ये लॉन पेयर के साथ भी देखी जाएगी। अब इसका एप्लीकेशन वो अभी आगे आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। लास्ट बताता हूं आप लोगों को, तीसरे नंबर की पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। आप पीछे चलो एक बार देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज वो आपने देख लिया, विथ नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर वो आपने देख लिया। हाँ, विथ पाई बॉन्ड, इसका मतलब पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ। तो बच्चों पहला एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये पेरेंट मेंबर सबसे पहले डीलोकलाइजेशन यहीं से देखते हैं, कॉन्जुगेशन यहीं से देखते हैं। अभी आपको मैंने बताया भी था, डबल सिंगल डबल। इसके बाद दूसरा बेस्ट केस लेता हूं मैं, नाइट्रोबेंजीन का, जो आपके काम आएगा। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, बेंजीन से एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, और अब इसे चेक करना, इसे चेक करना आपको डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन दे रहा था, हेलोबेंजीन में लॉन पेयर दे रहा था बेंजीन रिंग को, लेकिन यहां बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। रेजोनेंस है, अब इतना देख लो, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, प्लस आर कहलाएगा, जबकि ये माइनस आर कहलाएगा। अभी आ रहा है टाइप ऑफ रेजोनेंस आपके सामने इसी वीडियो लेक्चर में। नाइट्रोबेंजीन समझ में आ रहा है आप लोगों को, कहां पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन की तरह ही आप बेंजाल्डिहाइड लेते हो, बेंजाल्डिहाइड में ये देखो, ये देखो, ये देखो, डबल सिंगल डबल, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। ये रेजोनेंस है, लेकिन ग्राही विड्रॉइंग EWG माइनस आर कहलाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो जो आप लोगों को सीखने की है CUET लेवल पर, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, आपको सिखाते हैं टाइप ऑफ रेजोनेंस। क्या स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रेजोनेंस। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के हमने टाइप्स देखे थे, वैसे ही रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स, यानी अनुनाद के टाइप।
इसको शॉर्ट में आर कह दे या एम कह दे, मेसोमेरिक की टर्म में दो कैटेगरी में इसे डिवाइड कर दिया, एक प्लस आर, दूसरा माइनस आर। क्या मीनिंग है मैं सिखा देता हूं। प्लस आर का मतलब है, प्लस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस, और माइनस आर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। रिलीजिंग मतलब हिंदी में इलेक्ट्रॉन दाता, देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉनों को देने वाले। विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही, ग्रहण करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, खींचने वाले। शॉर्ट में केमिस्ट्री में इसे कहते हैं ERG, और इसे कहते हैं EWG। बोले ये तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा था, यही चीज रेजोनेंस में भी। क्या मतलब, अरे भाई इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के थ्रू वर्क करता है, वहां आप सिग्मा बॉन्ड पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, वो वेरी माइनर इफेक्ट है, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं है। जबकि रेजोनेंस वर्क्स ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये पाई बॉन्ड पे वर्क करता है, पी ऑर्बिटल के थ्रू वर्क करता है, जहां डीलोकलाइजेशन है पाई बॉन्ड का वहां वर्क करता है, और ये ज्यादा प्रभावी यानी कि डोमिनेंट इफेक्ट होता है। अगर ये काम कर रहा है तो मान के चलना इंडक्टिव इफेक्ट लेस डोमिनेंट हो जाएगा, कम प्रभावी हो जाएगा, ये ज्यादा प्रभावी होगा। अब आपको समझना है कि रिलीजिंग रेजोनेंस कैसे वर्क करेगा और विड्रॉइंग कैसे वर्क करेगा। नॉर्मली इस तरह के इफेक्ट को आप बेंजीन रिंग पर देखते हो, जहां पर डीलोकलाइजेशन उपस्थित होते हैं। कहां देखते हो, बेंजीन रिंग पर। ये मैंने क्या किया, मैंने ये बेंजीन रिंग बना दी। बेंजीन रिंग पर कोई जी ग्रुप अटैच है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो ये मान के चलना ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी डीलोकलाइजेशन में है, और डीलोकलाइजेशन में है तो ये लॉन पेयर दे देगा बेंजीन रिंग को। और अगर इसने बेंजीन रिंग को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, वो मैं बना देता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो डबल एरो को यूज में लिया जाता है, और आपने देखा जैसे इसने अपना लॉन पेयर इसे डोनेट किया, यहां पाई बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड टूट गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, डोनेट हुआ। इसे कहा इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है। इसे कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब बस हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से जी ग्रुप हैं जो बेंजीन रिंग पर प्लस आर शो करते हैं, रिलीज करते हैं। अरे भाई जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लस आर शो करेंगे, हाँ, और जब प्लस आर शो करेंगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी, और ये वाला नेगेटिव चार्ज आगे फिर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो फिर डीलोकलाइज होगा, और आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती चली जाएगी, आगे फिर डीलोकलाइज होगा, और आगे फर्दर वापस से न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो हमने दो स्ट्रक्चर बना ली, बनती टोटल 5 है, हमने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है ना। मॉलिक्यूल तो यही है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे को हेल्प करेंगी इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल रिएक्शंस हो। हाँ, जी ग्रुप के एग्जाम्पल लिखते हैं जिनके पास लॉन पेयर है। पहला NR2, दूसरा NH2, तीसरा OH, चौथा OR। एक काम करते हैं,
एक बार इसे हटाना पड़ेगा, ये हटा दिया। एक काम करते हैं, अभी के लिए हम यहां इस पेज पर प्लस आर को देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें माइनस आर हम नेक्स्ट पेज पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। प्लस आर के एग्जांपल देखो, जिनके पास लॉन पेयर है वो प्लस आर शो करेंगे। जब आप OH को जोड़ोगे जी ग्रुप की जगह फिनॉल बनेगा, NH2 को जोड़ोगे तो ये एनिलीन बनेगा। हाँ जी, नाम भी सीखते चलिए, काम आएंगे, चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, फिनॉल एनिलीन दोनों काम आएंगे। और जब आप OR को जोड़ोगे तो ये ईथर बनेगा। इसी तरह NHCOCH3 भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है। इसी तरह OCOCH3, इसके पास भी लॉन पेयर है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हैलोजेंस भी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। बस इनको हमें ध्यान रखना है, एटसेट्रा। ये प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स की नॉलेज हमें रखनी है। ठीक है, इसे एक बार आप देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। यस यस बच्चों, तो जैसा कि प्लस आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप देंगे ये आप देख चुके हो, उनके एग्जांपल्स आपने देख लिए। इसमें हम लोगों के CUET लेवल पे जो ज्यादा काम आने वाला है, एक तो फिनॉल, एक एनिलीन, हाँ, इसके अलावा एक हेलोजन यानी हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में हम इसको भी देखेंगे। तो ये तो बात हो गई रेजोनेंस, टाइप ऑफ रेजोनेंस के अंदर प्लस आर की। अब मैं आपको बताता हूं माइनस आर इफेक्ट क्या होता है। माइनस आर ग्रुप्स, EWG, रेजोनेंस की टर्म में इलेक्ट्रॉन ग्राही, इनके एग्जाम्पल। तो पहला तो रिप्रेजेंटेशन, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जी जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई ग्रुप जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रखता हो वो ग्रुप। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A से ज्यादा हो। A के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो पाई डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा और ये इस तरह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। और जब ऐसा होगा तो एक काम करते हैं, हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहीं पर मैं बना देता हूं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, या फिर एक काम करते हैं, हम इसका ओरिजिनल केस लेते हैं, ज्यादा बेटर वो रहेगा। इसको तो मैं यहीं रहने देता हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो ये इफेक्ट कहलाएगा माइनस आर, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है ये वाला ग्रुप। जबकि प्लस आर में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे बेंजीन रिंग पे, तो निगेटिव चार्ज देखो ना डीलोकलाइज हो रहा था। इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है प्लस आर बेंजीन रिंग पर, जबकि माइनस आर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करता है। पहले तो इसके एग्जाम्पल और फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में सबसे पहला बेस्ट ग्रुप है नाइट्रो, ये रहा A डबल बॉन्ड B, ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखना है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से पहले मैं लिखूंगा साइनाइड, ट्रिपल बॉन्डेड भी हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, एटसेट्रा। बस इतना ही ध्यान रखना है CUET लेवल में। नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एटसेट्रा, बस ये ध्यान रखने हैं। अब एक बार हम नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच लेते हैं।
जो हमारे काम आएगी। ये देखो ए डबल बॉन्ड बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा, ए के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस आर इफेक्ट। जब ये होगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब ये होगी तो बेंजीन रिंग पर आपको कैटायन दिखाई देगा इस तरह से, जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ डीलोकलाइज होगा, तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये मैंने और बना दी। इस तरह से आगे अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन में चलती है और कैटायन डीलोकलाइज होता है। ठीक है, अभी मैं केवल 3 स्ट्रक्चर बनाता हुआ चल रहा हूं, 5 होंगी टोटल। ऐसे ही मैंने यहाँ 3 बनाई थी, टोटल 5 बनेंगी, पर हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए, आपने टाइप ऑफ रेजोनेंस को सीख लिया, आपने प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट को सीख लिया। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि इन्हें कैसे हम रिएक्शंस में या मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में हम किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? माइंड में आपने बिठा लिया है प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है। और एक बात और ध्यान रखना, जब हम चैप्टर में रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनॉल, एनिलीन, हेलोबेंजीन की, नाइट्रोबेंजीन की, एक बात और ध्यान रखना, इस जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशंस का आपको ध्यान रखना होता है। बेंजीन में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 तरह की पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो इसे कहते हैं, मेटा इसे कहते हैं, पैरा इसे कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, चाहे वो प्लस आर हो चाहे वो माइनस आर हो, जी ग्रुप की ऑर्थो और पैरा पर ही ऑब्जर्व होता है, मेटा पर ऑब्जर्व नहीं होता। चेक कर लीजिए, जी ग्रुप के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा। तो जो भी इफेक्ट है, प्लस आर हो चाहे माइनस आर हो, वो ऑर्थो और पैरा पर ही ऑब्जर्व होता है। चलिए आपको लेके चलते हैं अब इसके एप्लीकेशन पोर्शन की तरफ, जहां से एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। तो आपको सिखाते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी वाला एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़े थे, वैसे ही मैं आप लोगों को रेजोनेंस के एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। हाँ, कहां कहां अप्लाई होगा, कहां कहां अप्लाई होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। बस केटायन का ही काम ले रहे हैं, एनायन का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है हमारे CU80 लेवल पे, इसीलिए केटायन की स्टेबिलिटी सिखा देता हूं। ध्यान रखना, बेंजाइल केटायन, एलाइल केटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटायन कहलाते हैं, और ये दोनों केटायन इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज्ड एल्काइल केटायन से 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन तीनों ही केटायंस से मोर स्टेबल होंगे। मोर स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें है रेजोनेंस, स्टेबिलिटी का फैक्टर, जबकि यहां पर है इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर आगे बढ़ो तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, पर तब भी रेजोनेंस से ज्यादा प्रभावी नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। तो ये आपको समझ में तो आ ही रहा है। ये कहां काम आएगा? यूज्ड इन द SN1 रिएक्शन, वहां रिएक्टिविटी ऑर्डर में काम आएगा, वहां पर आप इसको यूज में लेंगे। मैंने इसीलिए यहां आपको सिखाया है। बेंजाइल और एलाइल में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बेंजाइल और एलाइल में से बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन एलाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा, सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन एलाइल and both cations are more stable than alkyl because of resonance.
used, this concept is used, will be used in the SN1 reaction. पहला चैप्टर हेलो एल्केन वहां यूज में लेंगे. इज इट क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन हो गया. दूसरा एप्लीकेशन ले चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिटी एंड बेसिसिटी. दोनों को एक साथ ले लेता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो. वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा बच्चों, यहां से ध्यान रखना. क्या? अरे भाई एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी को इस साइड ले लें और बेसिसिटी को इस साइड ले लें. दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होती है. एसिडिटी का मतलब होता है H+ को डोनेट करना, और H+ डोनेट होता है तो एसिड का एनायन बनता है. हम सीख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो, आपने एप्लीकेशन देख लिया है बहुत बढ़िया तरीके से. एसिडिटी बेसिसिटी आपने, और आप जानते हो जीओसी के एसिडिटी और बेसिसिटी के सवाल आते हैं एग्जाम्स में, और सीयूईटी में हमारे पूरे सिलेबस में है, तो हमें उसे सीखना ही सीखना है. सवाल तो आएगा, अब वो कैसा आएगा ये एक्सपीरियंस आप एग्जाम में लोगे. हाँ, ऑर्डर में आपको सिखाता चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं. एसिड एनायन की स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती, इस कंपाउंड की एसिडिटी. बेसिसिटी जस्ट उल्टा है, तो लॉन पेयर को H+ को डोनेट करने की टेंडेंसी है, जस्ट उल्टा. ये बेसिसिटी. हाँ, दोनों ही इक्वेशन आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त सिखा दी थी, समझ में आ रही होगी. बिल्कुल. अब देखो, समझना इस चीज को कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, और एनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? EWG. और रेजोनेंस में EWG कौन है? -R. जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +R. क्या ये इक्वेशन बनाई जा सकती है? अरे -I और +I की जगह मैंने -R और +R रख दिए, बल्कि उससे ज्यादा इफेक्टिव है. लेकिन केस कहां पे देखा जाएगा? जहां रेजोनेंस है. अब मान लो कहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पाई बॉन्ड ही नहीं है, सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वहां रेजोनेंस नाम की चीज होगी नहीं, तो वहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट लेके चलना है. यहां आप रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस वाले केस लूंगा. जो इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था वो इंडक्टिव इफेक्ट वाले केस थे, जो रेजोनेंस वाले केस है वो रेजोनेंस में लेंगे. ओवरऑल मिला के एसिडिटी बेसिसिटी कंप्लीट हो जाएगी. बस इसका रिवर्स, basicity is directly proportional to the ERG, electron releasing group, that is +R, inversely proportional to -R. एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो -R होता है. बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, -R इलेक्ट्रॉन ग्राही, +R इलेक्ट्रॉन दाता. दोनों समझ चुके हो कौन से ग्रुप +R होते हैं, कौन से -R होते हैं, वो आपने सीख लिया. बेसिसिटी को कैसे निकालना है, एसिडिटी को कैसे निकालना है, वो आपने सीख लिया. अब आपको बता देते हैं, पहली बात तो एसिडिटी वहां देखेंगे जहां पर रेजोनेंस है. तो एग्जाम्पल में एक तो लेंगे हम बेंजोइक एसिड, और एक लेंगे हम फिनॉल. हाँ जी, ये तो है फिनॉल और ये है बेंजोइक एसिड. इन पर देखना है हमें ग्रुप्स लगा लगा के इफेक्ट. इसी तरह बेसिसिटी, रेजोनेंस से बेसिसिटी को हम देखेंगे, एक इकलौता केस है जो है एनिलीन का केस. एनिलीन में बेंजीन रिंग पर ग्रुप्स लगाएंगे और बेसिसिटी पर इफेक्ट देखेंगे. तो एसिड में बस यही रह गया था, और एल्कोहल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इंडक्टिव में. फिनॉल यहां आ जाएगा
और एनिलीन यहां आ जाएगा। एलिफेटिक एमीन को हम इंडक्टिव में सीख चुके हैं। ऑलमोस्ट सारा पोर्शन हमारा एसिडिटी बेसिसिटी का यही हो जाएगा जीओसी में। तो सबसे पहला लेते हैं अपन एसिडिटी इन बेंजोइक। अरे कुछ नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें EWG, तो वो बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाएगा। और इसे कंपेयर करें नॉर्मल बेंजोइक से, तो एसिडिटी EWG वाले की ज्यादा होगी बेंजोइक की। और यदि बेंजोइक में जोड़ दिया जाए कोई ERG, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रेजोनेंस की टर्म में होता है +R, ये होता है -R। तो ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? एसिडिटी का। और ग्रुप्स की नॉलेज हम ऑलरेडी +R और -R टाइप्स में ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको सीखना है। ये अगर आपने माइंड में बिठा लिया तो आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं पे हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जोड़ दिया। एक मैंने लिया नॉर्मल बेंजोइक एसिड और एक मैंने लिया टालुइक एसिड। बिल्कुल ये का ये केस एनसीईआरटी 12th में एसिड वाले चैप्टर में डाला हुआ है। इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जिसका स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट होता है। इस पर कोई ग्रुप नहीं है। इस पर रिलीजिंग ग्रुप अटैच है +I। CH3, अच्छा CH3 नहीं ले मान लो, तो मैं एक काम करता हूं, CH3 की जगह एक केस और है इसका। मैंने क्या किया, मैंने OR जोड़ दिया। OR के पास लोन पेयर होते हैं, इसका +R इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगता है +R। केमिस्ट्री क्या कहती है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जरा देखना एक बार, वो एसिड क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा है। एनायन से आगे इससे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग और इस पर आगे G ग्रुप। इस एनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? विथड्रॉइंग -R। जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। डेफिनेटली कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, कम होगी तो एसिडिटी कम होगी। कॉन्सेप्ट आपको पता था, आपने अप्लाई किया और बहुत आराम से आपने इसका आंसर निकाला। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? नाइट्रो वाला, उसके बाद नॉर्मल बेंजोइक एसिड और सबसे कम पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी जगह अगर हम CH3 लगा देते, CH3 का भी रिलीजिंग इफेक्ट इंडक्टिव लगता है, वो भी ERG है और इसी वजह से वो भी बेसिस एसिडिटी को कम करता है। तो बेंजोइक एसिड में अपने आप में सफिशिएंट केस मैंने आपके सामने एक बता दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट एसिडिटी के कॉन्सेप्ट को। रेजोनेंस के एप्लीकेशन में आप देख रहे हो एसिडिटी ऑफ फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलो कंफर्म क्वेश्चन देता है फिनॉल की एसिडिटी का, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है और फिनॉल
अल्कोहल्स से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ऑर्डर कहां पढ़ चुके हैं? ऑर्डर हम ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट में सीख चुके हैं एप्लीकेशन में। कार्बोक्सिलिक एसिड, they are moderatively acids. Phenols are weak acid, they are average acid, they are weak, and they are not acid, they are neutral. तो व्यवहारिकता क्या कहती है? लिटमस टेस्ट, ये कोई चेंज नहीं, ये वीक एसिड है और ये थोड़ा ज्यादा एसिडिटी को शो करता है। लिटमस टेस्ट शो करता है लेबोरेटरी में। तो केमिस्ट्री ये कह रही है एसिडिटी का ऑर्डर ओवरऑल पहले तो ही। अब हमें कहां चलना है? फिनॉल के। बच्चों, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -R फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप +R फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देंगे। तो जैसा बिल्कुल सेम यहां हम देख रहे थे, सेम पैटर्न हम फिनॉल पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा स्टूडेंट्स फिनॉल के ऊपर भी, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो कैसे लेके चलना है फिनॉल को, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने फिनॉल लिया, इसकी पैरा पे मैंने जोड़ दिया नाइट्रो। ये मैंने फिनॉल लिया और मैंने नॉर्मल फिनॉल ले लिया, और ये मैंने फिनॉल लिया जिस पे मैंने मिथाइल जोड़ दिया। ये है नाइट्रोफिनॉल, ये नॉर्मल फिनॉल, ये कहलाते हैं क्रिसॉल। तो ध्यान देना, नाइट्रो का -R फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर नॉर्मल फिनॉल, फिर क्रिसॉल। ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फिनॉल की। पहले तो इन तीनों का कंपैरिजन, फिर केवल फिनॉल में चल रहे हो तो फिनॉल में विथड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाएगा। और अब मैं आपको बता देता हूं कि जब फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए जाते हैं, यानी पेक्रिक एसिड, तो ये चैंपियन बन जाता है एसिडिटी का। चैंपियन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिटी शो करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टेस्ट देता है, ये उनसे ज्यादा एसिडिक बन जाता है। 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, जैसे जैसे विथड्रॉइंग ग्रुप आप कम करते चलोगे वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाएगी। 3 नाइट्रो का -R ज्यादा लगेगा, पेक्रिक स्ट्रॉन्गर एसिड। 2 नाइट्रो का थोड़ा कम, वीक एसिड। 1 नाइट्रो यदि हम जोड़ें तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है, वो है नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी पैरा वाले की ऑर्थो से ज्यादा होती है। क्या स्टूडेंट्स? पैरा वाले की ऑर्थो से ज्यादा होती है, और मेटा नाइट्रोफिनॉल की सबसे कम, और फिनॉल इन सबसे कम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर बता रहा हूं कंपटीशन के लिए, ध्यान देना। पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होती है, मेटा की उससे कम और फिनॉल की सबसे कम। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ऐसे ऑर्थो की ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन पैरा वाले की ज्यादा आने का रीजन दिया जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी को कम बना देती है। किसके कंपेयर में? कम कर देती है। किसके कंपेयर में? पैरा के कंपेयर। होना ऑर्थो को ज्यादा चाहिए था, लेकिन पैरा की ज्यादा। तो आपको ये एक पूरा ऑर्डर फॉलो करके चलना है। और अगर आपने ये सीख लिया तो बच्चों ये भी ध्यान रखना कि जो चैंपियन है
उनसे भी ज्यादा ये वाला चैंपियन एसिडिटी रखता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक का सवाल कई एग्जाम्स में आता रहता है पलट के बार बार, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको टेस्ट भी बताएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, NaOH सॉल्यूशन टेस्ट, हाँ, सोडियम मेटल टेस्ट, कौन देगा कौन नहीं देगा, कैसे डिफरेंशिएट करना है। और आपका काम क्या है, क्लास को ढंग से सीखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से लेना, और उसके बाद घर पे बैठ के प्रॉपर उसे रिवाइज करना। एक बात और सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, कि ये अब मान के चलो कि हम GOC एंडिंग की ओर है, आपको जब भी रिवीजन करना है आप शुरुआत से ही रिवीजन करेंगे और पूरा लास्ट तक करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से आपने एक टॉपिक उठा लिया और उसको रिवाइज कर लिया, नो, आपका पैटर्न ऑर्गेनिक में रहना चाहिए, शुरुआत से स्टार्ट करके लास्ट तक खत्म करना, तब तो आप ऑर्गेनिक ढंग से सीख जाओगे। ये ऑर्डर समझ में आ गया, ये बातचीत हो गई एसिडिटी की। और अब लास्ट आपको बता देते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन, और इसमें भी कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। एमाइंस में हमें लेनी है एरोमेटिक एमीन, और हमें ध्यान रखना है कि एनिलीन जो है वो बेसिक तो होती है, लेकिन इनका लॉन पेयर रेजोनेंस में शामिल रहता है, इसीलिए एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी एलिफेटिक एमीन से कम होती है। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ लिया। लेकिन अगर हम एरोमेटिक एमीन्स में ग्रुप्स लगा दें, जैसे हमने लगा दिया मिथाइल, जैसे हमने इस पर लगा दिया, एक तो हमने ले लिया OMe, एक हमने ले लिया CH3, एक हमने ले लिया साइनाइड, एक हमने ले लिया नाइट्रो। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ये कहती है कि +R ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो सबसे ज्यादा बेसिसिटी को बढ़ाएगा, उसके कंपेयर में +I ग्रुप कंपैरेटिवली बेसिसिटी को कम रखेगा, और -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तो बेसिसिटी को बिल्कुल घटा देंगे। अब इन दोनों में -R का पावर नाइट्रो का ज्यादा होता है, साइनाइड का कम होता है, तो ऑर्डर क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। स्टूडेंट्स ये वाला आएगा। एक बार इस ऑर्डर को दोबारा से देखिए, इस ऑर्डर में 2 ग्रुप्स के -R इफेक्ट है और 2 के रिलीजिंग इफेक्ट है, +R मोर डोमिनेंट है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी। उसके बाद टालुडीन 3rd नंबर पे साइनाइड वाले की, 4th पे नाइट्रो की, क्योंकि नाइट्रो का पावर साइनाइड से ज्यादा होता है, किसका, -R। जितनी विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा पावर का होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -R। जबकि एसिडिटी इसका उल्टा है, विड्रॉइंग ग्रुप उसे बढ़ाते हैं, बेसिसिटी में कम करते हैं, लेकिन रेजोनेंस वाले बेस कौन से, एनिलीन। तो केवल उन्हीं की तो बात करोगे ना, किसी और की बात थोड़ी करोगे। बस हो गया है, बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया है, और इसके बाद ये रेजोनेंस के एप्लीकेशन भी फिनिश हो गए हैं। आपको एसिडिटी और बेसिसिटी को खास तौर पे फोकस करना है। जो जो आपको सिखाया है पॉइंट टू पॉइंट आप उसे याद करके जाएंगे, तभी एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट पेपर वगैरह आप ऐप पर आराम से सॉल्व कीजिए। NCERT लेवल अपने को लेके चलना है, लेकिन अप्रोच कॉम्पिटिटिव रखनी है, कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। अभी के लिए गुड बाय।